बल्कि रियल हीरो के सामने इस समय बैठी हूँ। उन्होंने एक नहीं, दो नहीं, चार आतंकी मारे हैं। 22वीं बटालियन राष्ट्रीय राइफल्स असाधारण वीरता और उदाहरणीय नेतृत्व के प्रदर्शन करने के लिए आपको सेना मेडल गैलेंट्री से सम्मानित किया जाता है। लेफ्टिनेंट कर्नल जपनप्रीत सिंह। हमें समझा पाए वो पूरा इलाका जहां पर आपकी पोस्टिंग रही है नॉर्थ कश्मीर का। मुझे काफ़ी ही डिफ़िकल्ट टेरेन में ऑपरेट करने का मौका मिला। ये जो एरिया है ये मेंगनवाड़ रिज, डेंस जंगल्स और काफ़ी नाले इस रिज से बहते हैं। ये काफ़ी फेमस आतंकवादियों का मूवमेंट का रूट रहा है। टेररिस्ट तो इन्हीं बातों का फ़ायदा उठाते होंगे कि वहाँ पर आम नागरिक भी भारत का रह रहा है, कश्मीर का रह रहा है। तो एज अ कंपनी कमांडर मेरे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट टास्क पहले तो मिलिटेंट्स को न्यूट्रलाइज करना है, बट उसके साथ साथ सिविलियंस की सिक्योरिटी भी मेरे लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टास्क है। पानीपुरा वाले पे अब अगर मैं आगे बढ़ूं कि 2 आतंकी वहाँ पर छुपे हुए कैसे मालूम चला? मूवमेंट उस एरिया में टेररिस्ट की काफ़ी दिन से चल रही थी और हम उनकी मूवमेंट को ट्रैक करने की कोशिश कर रहे थे और फाइनली वो अपॉर्चुनिटी हमें 7 तारीख की शाम को मिली। मेरे पास 6 बडी पेयर थे। इन्हीं की मदद से मैंने दोनों साइड जो भी एग्जिट रूट्स थे उनको कवर करवाया। इन्होंने एक बडी पेयर के ऊपर फायर किया और कॉर्डन तोड़ के बाहर भागने की कोशिश की। दो से ढाई घंटे की फायर फाइट होने के बाद हम उनको न्यूट्रलाइज कर पाए। हेलो एवरीवन, अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि आप देखना शुरू कर चुके हैं टेक ऑफ विद एसकेटी यानी कि मैं शालिनी कपूर तिवारी। आज पॉडकास्ट में मैं आपको मिलवाने वाली हूँ रियल लाइफ हीरो से। पॉसिबल है अभी तक की लाइफ में आपने ऐसे एक्टर्स देखे होंगे जो फिल्मों में आतंकियों को मजा चखाते हैं और उन्हें मार गिराते हैं, लेकिन आज मेरे साथ पॉडकास्ट में रहने वाले हैं वो ऑफिसर जिन्होंने कश्मीर के अंदर एक लंबे चले ऑपरेशन में, 2 दिन चले ऑपरेशन में आतंकियों का सफाया किया। आज मेरे साथ पॉडकास्ट में रहने वाले हैं इंडियन आर्मी के जांबाज ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल जपनप्रीत सिंह सर। मैं आपको बताऊं, हाल ही में उन्हें सेना के सम्मानित अवार्ड, गैलेंट्री अवार्ड, सेना मेडल से सम्मानित किया गया। आज पॉडकास्ट में हम उनसे नवंबर 2024 की उस रात को क्या हुआ था जब उनकी पूरी टुकड़ी ने आतंकियों को घेरा, उनका सफाया किया, यह हर सवाल पूछने वाले हैं। उनकी चुनौतियां क्या रहती हैं हम ये भी जानेंगे, लेकिन रिक्वेस्ट आपसे है कि इंडियन आर्मी के जो ऑफिसर हैं उन्हें और करीब से बाकी जनता पहचान पाए, समझ पाए। इसके लिए इस पॉडकास्ट को आपके दोस्तों के साथ आपको शेयर करना है। आगे बढ़ने के पहले फटाफट से कमेंट सेक्शन में आप अभी लिखिए वंदे मातरम। ये भी मैं आपको कहूँ कि प्रॉमिस में पहले आपसे कर चुकी थी कि टीम एसकेटी ऐसे ही ऑफिसर्स को आपके सामने लाती रहेगी, वो वायदा हम निभा रहे हैं। इसीलिए आपको भी हमारी मदद करते हुए चैनल को फटाफट से अभी सब्सक्राइब करना है। अपने दफ्तर की बिल्डिंग के बाहर खड़े होकर के पूरी टीम एसकेटी इस समय इंतजार कर रही है जपनप्रीत सिंह सर का। जब वो आएंगे मैं उन्हें दूंगी बोर्डिंग पास और फिर उसके बाद बातों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। सर, बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच मैम। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, बहुत गर्व की मुझे अनुभूति हो रही है। हम मोस्टली क्या होता है ना सर, टीवी पे देखते हैं उन हीरोज़ को जो बॉर्डर जैसी मूवी में दुश्मनों को मार रहे होते हैं, लड़ाइयाँ कर रहे होते हैं, बॉम्ब फेंक रहे होते हैं, पर हमें अंदर से पता होता है कि ये सब टीवी रिकॉर्डिंग और मूवीज़ के लिए हो रहा है। लेकिन मैं आज जिनके सामने बैठी हूँ उन्होंने एक नहीं, दो नहीं, चार आतंकी मारे हैं।
और पूरे देश की तरफ से सर मैं सबसे पहले तो आपको धन्यवाद कहती हूँ, सैल्यूट करती हूँ आपको। जय हिंद सर। जय हिंद मैम, थैंक यू सो मच मुझे इनवाइट करने के लिए। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि मैं अपने आप को बहुत ही खुशकिस्मत महसूस करता हूँ कि मुझे एक एक्टिव एरिया में सर्व करने का मौका मिला, और ये मेरी खुशकिस्मती है कि मैं 2 से 3 जो सक्सेसफुल ऑपरेशन हुए उनका हिस्सा बन सका। तो मैं ये कह सकती हूँ कि मैं रील नहीं बल्कि रियल हीरो के सामने इस समय बैठी हूँ। मैं सबसे पहले समझना चाहती हूँ सर, क्योंकि आपके 2 अलग अलग ऑपरेशंस जिनमें 4 आतंकी मारे गए, तो हम अगर सबसे पहले आपको गैलेंट्री अवार्ड जिस ऑपरेशन के लिए मिला है पानीपुरा वाले की अगर बात करूँ, उसके पहले मैं चाहती हूँ आप अगर हमें समझा पाएँ वो पूरा इलाका जहाँ पर आपकी पोस्टिंग रही है नॉर्थ कश्मीर का, वो कैसा है और कैसे अनुभव आपके वहाँ के हैं, थोड़ा हमें इलाका समझाइए सर। मैम सबसे पहले अगर मैं आपको थोड़ा नॉर्थ कश्मीर के बारे में बताऊँ मैम, जहाँ पे स्पेशली मैं पोस्टेड था, एक सोपोर टाउन है मैम। श्रीनगर से जब हम उड़ी की तरफ जाते हैं, हमारे पास टोटल 3 मेजर हाईवेज़ की या एक्सेस जिनको हम लुक आफ्टर करते हैं। एक जो है कि सोपोर से हंडवारा की तरफ, दूसरा एक्सेस है सोपोर से बारामूला, उसके बाद सोपोर से बांडीपुरा और सोपोर से कुपवाड़ा की तरफ। ये 4 जो हैं ये मेन एक्सेस हैं जो कि नॉर्थ कश्मीर बेसिकली उड़ी गुरेज की तरफ जाते हैं। सोपोर एक छोटा सा टाउन है, इसकी अहमियत ये रही है, सेकंड लार्जेस्ट एशिया की फ्रूट मंडी अगर आपने सुना होगा सोपोर को बिलोंग करती है। एंड उसके अलावा ये जो सोपोर इलाका है ये इन सब मेन हाईवेज़ के इंटरसेक्शन पे है, तो ट्रांजिट के हिसाब से भी देखा जाए और ट्रेड के हिसाब से भी देखा जाए, ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टाउन है नॉर्थ कश्मीर के लिए। अभी स्पेसिफिकली अगर मैं अपने ऑपरेशनल एरिया की बात करूं, तो मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि मुझे जो कंपनी मिली थी उसमें मुझे काफ़ी ही डिफ़िकल्ट टेरेन में ऑपरेट करने का मौका मिला, जिसमें पहाड़ियाँ, जंगल, अलावा उसके बिल्ट अप एरियाज़ और छोटे छोटे गांव काफ़ी ज़्यादा तादाद में मौजूद थे। ये जो एरिया है ये बेसिकली काफ़ी हाई राइज माउंटेन्स, एक रिज है मेंगनवार रिज, उसके बिल्कुल ही जिसको बोलते हैं विसिनिटी में लोकेटेड था। ये काफ़ी हाई राइज रिज, उसके अलावा काफ़ी जंगल, डेंस जंगल्स और काफ़ी नाले इस रिज से बहते हैं। अच्छा। जिसके अलावा ये काफ़ी फेमस आतंकवादियों का मूवमेंट का रूट रहा है, और क्योंकि काफ़ी जंगल और नाले यहाँ से पास थ्रू करते हैं, इसलिए इस रूट की अहमियत आतंकवादियों के लिए भी काफ़ी रही है। तो जैसा सर आप बता रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे बड़ी तादाद में लोग भी रहते हैं, तो बड़ी मुश्किल होती होगी, क्योंकि टेररिस्ट तो इन्हीं बातों का फ़ायदा उठाते होंगे कि वहाँ पर आम नागरिक भी भारत का रह रहा है, कश्मीर का रह रहा है, तो उनकी आड़ में शायद वो आतंकी घटनाओं को ज़्यादा अंजाम देने की कोशिश करते होंगे। बिल्कुल मैम, ये इनफैक्ट सबसे बड़ा चैलेंज है सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए। हमारी जो आवाम है, जो हमारे सिविलियंस हैं, जो हमारे साथ हैं, उनकी सिक्योरिटी एट ऑल टाइम्स। आतंकवादी इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं। बेसिकली वो सिविलियंस की आड़ में अपनी जो भी गतिविधियां हैं उनको अंजाम देते हैं। तो एज अ कंपनी कमांडर मेरे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट टास्क अपने पहले तो मिलिटेंट्स को न्यूट्रलाइज करना है, बट उसके साथ साथ मुझे सिविलियंस की सिक्योरिटी भी मेरे लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टास्क है। सर, क्योंकि आपके 2 ऑपरेशन हैं, उसमें पानीपुरा वाले पे अब अगर मैं आगे बढ़ूं, ये नवंबर का महीना था, 7-8 नवंबर की बात है, तो क्या उस दिन हुआ था? सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि आप लोगों को खबर कैसे लगी थी कि 2 आतंकी वहां पर छुपे हुए, कैसे मालूम चला? मैम इसमें मैं आपको थोड़ा डिटेल में बताना चाहूँगा। हाँ। ये जो ऑपरेशन, ये फाइनल कल्मिनेशन हुई है इसकी 7 और 8 तारीख को। मूवमेंट उस एरिया में टेररिस्ट की काफ़ी दिन से चल रही थी, और हम बिल्कुल डे बाय डे, मिनट बाय मिनट हम उनकी मूवमेंट को ट्रैक करने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि इनकी मूवमेंट जनरली जंगल एरिया में, उसके अलावा जब ये गांव में आते भी थे बिल्कुल
5 से 10 मिनट की विंडो के लिए किसी से खाना लिया फिर चले गए। ये बहुत ही चतुराई से मूव कर रहे थे और इनका हम कम से कम 4 या 5 दिन से इनको रेगुलरली ट्रैक कर रहे थे। इनको हमने पकड़ने के लिए 7 तारीख से पहले भी हमने 1 या 2 ऑपरेशन हमने लॉन्च किए थे उसी एरिया में, बट ये उस टाइम पे हमें नहीं मिल पाए। तो लगातार इनकी ट्रैकिंग और इनको बेसिकली एक कॉर्डन में फंसाने के लिए ऑपरेशन हमारे लगातार जारी थे और फाइनली वो अपॉर्चुनिटी हमें 7 तारीख की शाम को मिली। यहाँ पे मैं 2 चीज़ें बिल्कुल हाईलाइट करना चाहूँगा। जब से मैं 22 राष्ट्रीय राइफल्स का पार्ट रहा हूँ, हमारी बटालियन का फोकस हमेशा से ह्यूमन इंट पे रहा है और ह्यूमन इंट से मैं ये बताना चाहूँगा कि हम बिल्कुल कल्टीवेशन ऑफ सोर्स से लेके ऑपरेशन एग्जीक्यूट करने तक बिल्कुल हम जो भी आतंकवादी मूवमेंट हो रही थी उसको ट्रैक कर रहे थे। इसी ह्यूमन इंट के चलते हमें 7 तारीख को एक खबर मिली कि इस तरह से 2 सस्पेक्टेड लोग जो हैं एक गांव की तरफ उतरे हैं पहाड़ी से। यहाँ पे दूसरी चीज़ जो मैं हाईलाइट करना चाहूँगा कि क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत क्रिटिकल था इस ऑपरेशन में, रीज़न बीइंग कि आजकल जो आतंकवादी की मूवमेंट गांव की तरफ हो रही थी बहुत ही छोटे समय के लिए हो रही थी, ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट या 10 मिनट। तो जब ऐसी खबर मेरे पास पहुंची तो मेरा फर्स्ट जो इंस्टिंक्ट यही था कि आज इनको किसी तरह से कॉर्डन में फंसाना है। एंड यहाँ पे मैं हाईलाइट करना चाहूँगा हमारी क्यूआरटी कंपनी क्यूआरटी ड्रिल्स, बटालियन क्यूआरटी ड्रिल्स, जिसके मद्देनज़र हम अगले 10 मिनट के अंदर हम अपने ऑपरेशन वाले एरिया में पहुँच गए थे। और मेरे पास एक छोटी पार्टी थी उस टाइम पे, मैं वहाँ मेरे पास टाइम नहीं था कि मैं वेट कर सकूं कि ज़्यादा पार्टी इकट्ठी कर सकूं। तो इसीलिए मैंने ये डिसीजन लिया कि मैं एक छोटी पार्टी से इनिशियली उनको कंटेन करने की कोशिश करूंगा और जैसे ही इनिशियल कंटेनमेंट हो जाएगी तो मेरे पास मेरी बटालियन की रिइंफोर्समेंट और बाकी क्यूआरटीज आ जाएंगी। और मैम ऐसे ही ये आगे ऑपरेशन बढ़ा। मैंने विद इन नेक्स्ट 10 मिनट्स मैं ऑपरेशन एरिया में पहुंच के मेरी अपनी छोटी पार्टी से मैंने अपना जो इनिशियल कॉर्डन था उसको लगा दिया था। एंड कितने लोग थे छोटी पार्टी आप बता रहे हैं? मैम मेरी छोटी पार्टी में सिर्फ मेरे पास 6 बडी पेयर थे, तो टोटल 12 इंडिविजुअल्स मुझे मिला के, प्लस मेरे पास 2 गाड़ियाँ थी। इन्हीं की मदद से मैंने दोनों साइड, तो ये मेरा एक डिसीजन, जो प्लानिंग डिसीजन ये था, क्योंकि मेरे पास टाइम कम था, मैं डेलिब्रेट प्लान नहीं बना पाया, लेकिन मुझे सिर्फ ये था कि इनके जो एग्जिट रूट्स हैं, जनरली ऐसे एरिया में जो कि गांव बिल्कुल पहाड़ी के साथ होते हैं, उनमें जनरली एग्जिट रूट्स होते हैं नालाज, जो आतंकवादी फॉलो करते हुए पहाड़ियों की तरफ या जंगल की तरफ भागने की कोशिश करते हैं। तो मैंने इनिशियली जो भी नालाज और जो भी एग्जिट रूट्स थे उनको कवर करवाया ताकि वहाँ से इनिशियली ना निकल सके। अभी मैम जब ये मेरे को खबर मिली थी तो ये मिलिटेंट गांव की तरफ बढ़े थे, बट जैसे ही मिलिटेंट्स को ये भनक लगी कि शायद फौज की कुछ एक्टिविटी हुई है, तो वो एकदम से वहाँ से कूद के जो पॉपुलेशन एरिया थे उसके साथ में एक ऑर्चर्ड था, ऑर्चर्ड में छुप गए। अच्छा। इसी बीच मुझे एक गैप मिला 15 से 20 मिनट का, जिसमें मैं अपना कॉर्डन को रीइंफोर्स कर पाया। मेरी बटालियन की बाकी क्यूआरटीज बिल्कुल क्विक रिएक्शन करते हुए विद इन 15 to 20 मिनट्स मेरे ऑपरेशन वाले एरिया में पहुंच गई थी, एंड विद इन 20 to 25 मिनट्स हमने पूरा कॉर्डन रीइंफोर्स कर दिया था। ओके। अभी एक और खासियत है मैम 22 राष्ट्रीय राइफल्स के कॉर्डन की। हाँ। एक बार इट इज़ मतलब बहुत ही फेमस सेइंग है ये 22 RR के कॉर्डन की, कि एक बार कोई फंस जाए अंदर तो उसका निकलना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। क्या बात है। तो इसी चीज़ को हमने रीइंफोर्स करते हुए, अभी हमारे पास सिचुएशन अभी भी काफ़ी गंभीर थी। उसका रीज़न ये था कि जिस एरिया में ये ऑपरेशन हो रहा था उसमें काफ़ी घर भी थे जो सिविलियंस के घर थे। अभी क्योंकि ये रात का टाइम था, ऑलमोस्ट 8 बज रहे थे रात के, तो ये जनरली सिविलियंस सारे अपने अपने घरों के अंदर थे।
रात के 8 बज रहे थे? हाँ जी मैम, ये जब मेरे को इनपुट आई थी ऑलमोस्ट 7:45 की बात है, और 8 बजे हमने कॉर्डन। अंधेरा हो चुका था तब तो? हाँ जी मैम, ये पूरा ऑपरेशन अंधेरे में ही हमने इनिशियली जब कॉर्डन लॉन्च करके उनको कंटेन किया था। काफ़ी अंधेरा था, नवंबर का महीना था, काफ़ी तेज ठंड भी थी उस रात को। मैं एक बार बस आपको बीच में रोकते हुए ये पूछूं, क्योंकि आपने पहले भी बताया कि 4-5 दिन से आप उनको ट्रैक कर रहे थे और वो आते थे गांव में तो बस 5 मिनट 10 मिनट के लिए आते थे, और उस दिन भी ऐसे ही वो आए थे, आपको मालूम था कि 5 मिनट में वो वापस चले जाएंगे। वो क्या करने 5-10 मिनट आ रहे थे? मैम उनका जो हमारा जो हमें इनपुट्स आ रही थी, जो हमारा ह्यूमन नेटवर्क जो हमने इस काम पे लगाया हुआ था, जो हमें पता चला था कि वो गांव में उन्होंने सिलेक्टेड कुछ घर चूज कर रखे हैं जहां पे वो आके खाना लेते थे और विद इन 5 मिनट्स वो निकल जाते थे। तो बेसिकली उनकी एडम रिक्वायरमेंट्स के लिए, जैसे कि कुछ खाने का सामान या पानी हो गया, इसके लिए वो आते थे और मतलब अपना खाना वगैरह लेके वो वापस अपनी जो भी उनकी हाइडिंग प्लेस ऊपर जंगल में या फिर पहाड़ी में या फिर उनको कहीं मूव करना होता था तो वो गांव को अवॉइड करते थे। ठीक है। तो इसी चीज़ को हमने मद्देनज़र रखते हुए, क्योंकि टाइम क्रिटिकल था, हमने बहुत तेज़ी से इनिशियल कॉर्डन की कार्रवाई की ताकि हम उनको फंसा सकें। अभी जब इनिशियली वो ये हमने रीइंफोर्स कर दिया था कॉर्डन को, इसी दौरान उन्होंने कॉर्डन ब्रेक करने की कोशिश की। तो लगभग समय होगा 8:35 पे उन्होंने जो फर्स्ट फायर फाइट स्टार्ट हुई, इन्होंने एक बडी पेयर के ऊपर फायर किया और बाहर कॉर्डन तोड़ के बाहर भागने की कोशिश की। लेकिन यहाँ पे मैं हाईलाइट करना चाहूँगा जो बडी पेयर की एक ड्रिल, जो हमारी बटालियन की ड्रिल, कि जब तक टारगेट क्लियर नहीं हो हमने इन्होंने दोबारा फायर नहीं किया। तो इससे क्या हुआ, जो हमारा बडी पेयर था उसने अपनी पोजीशन दोबारा जाहिर नहीं की। जैसे ही उनको मिलिटेंट्स को हमारे बंदों की पोजीशन का पता नहीं लग पाया तो वो बाहर की तरफ नहीं भागे। उन्होंने अंदर ही ऑर्चर्ड के अंदर एक टिन शेड था छोटा सा, उसमें वो छुपने की कार्रवाई कर दी। उसके बाद हमारे पास पूरी रात का टाइम था, क्योंकि सिविलियन सारे घरों में थे। अभी एक रिस्क ये था कि अगर हम रात को अंधेरे में अगर हम सिविलियन इवैक्यूएशन की कार्रवाई शुरू करें तो ये भी चांसेस हैं कि सिविलियंस की आड़ में ये मिलिटेंट निकलने की कोशिश करते। दूसरा रिस्क ये था कि अगर सिविलियन इवैक्यूएशन के दौरान फायर फाइट शुरू हो जाती है तो कोलैटरल डैमेज होने का भी बहुत खतरा है, किसी सिविलियन को लग जाए या कोई सिविलियन कैजुअल्टी हो जाए। तो इन सब चीज़ों को कंसीडर करते हुए हमने अपनी कॉर्डन को रीइंफोर्स करने का डिसीजन लिया, ना कि उस टाइम पे हमने सिविलियंस को निकालना ठीक नहीं समझा। अभी इसी दौरान हमने जो हमारे पास न्यू जनरेशन टेक्नोलॉजी अभी अवेलेबल है इन द फॉर्म ऑफ जो ड्रोन्स को यूटिलाइज किया। हाँ। हम ड्रोन्स से इनकी मूवमेंट को बेसिकली सर्वेलेंस करने की कोशिश कर रहे थे। तो जैसे जैसे रात बढ़ती गई इन्होंने भी कॉर्डन के चारों तरफ चक्कर काटा, अंदर ही अंदर छुपाव लेते हुए बेसिकली ऑर्चर्ड के अंदर ही ये घूमते रहे। ये कोई भी जगह ढूंढ रहे थे, किसी भी तरह का कोई इनको गैप मिल जाए या कहीं इनको ऐसा लगे कि जहाँ पे बडी पेयर नहीं है और इनका निकलने का रास्ता हो। तो एटलीस्ट 2 घंटे तक उन्होंने ये कार्रवाई की, पूरी कॉर्डन के अंदर चारों तरफ घूमने की। बट कॉर्डन इतना मजबूत था, हमारी रीइंफोर्समेंट्स इतनी सही जगह पे लगी हुई थी कि इनको बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं मिल पाया। फाइनली जब इनको कोई रास्ता नहीं मिल पाया बाहर जाने का तो इन्होंने अपने आप को बचाने के लिए, एक तरह से आड़ लेने के लिए, एक बिल्कुल कोने वाले घर में जाके आड़ ले ली। वो जो घर था जहाँ पे इन्होंने फाइनली आड़ ली, तो उसके वरांडे में एक काफ़ी बड़ा लकड़ी का पैराफिट लगा हुआ था जिसके पीछे ये जाके छुप गए। मे बी वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हम जो भी रात को आए या कोई अर्ली मॉर्निंग जो सर्च करने आए तो वो उन पे फायर डाल के उनको न्यूट्रलाइज करके वहाँ से भागने की कोशिश करें। हाँ।
तो मैम फिर पूरी रात हमने बिल्कुल कॉर्डन को टाइट रखते हुए हमने पूरे एरिया को सर्वेलेंस में रखा। कोई भी अंदर कॉर्डन के अंदर कोई भी एक्टिविटी हो रही थी, कहीं से भी मूवमेंट हो रही थी, हम ड्रोन से उसको रेगुलर सर्वेलेंस कर रहे थे। और हमारी सबकी निगाहें इसी पे ही थी कि वो किसी तरह की भागने की कोशिश इनिशियली ना करें। फाइनली वेट करते करते हमारी सुबह हो गई थी एंड फर्स्ट लाइट पे जब हमने ड्रोन में उनका क्लियर एक फुटेज हमें मिल गया जिसमें वो उस घर के वरांडे के पैराफीट में छुपे हुए थे। उसके बाद मैम हमने अपने बडी पेयर्स को एडजस्ट किया सुबह होते ही, जिस तरह से उनको कोई क्लियर फील्ड ऑफ व्यू मिल पाए जहाँ पे वो डायरेक्ट फायर कर पाए। इसी दौरान उन आतंकवादियों ने बहुत ही तेज गोलाबारी शुरू कर दी। उन दोनों ने अपने आप को दो अलग अलग दिशाओं में डिस्ट्रीब्यूट किया और अलग अलग दिशाओं में उन्होंने हैवी वॉल्यूम ऑफ फायर हमारे ट्रुप्स पे डालने की कोशिश की। यहाँ पे मैं ये बताना चाहूँगा कि हमारे ट्रुप्स जो कि बहुत ही अच्छे से ट्रेंड हैं CICT के माहौल में, उन्होंने बिल्कुल अपनी पोजीशन ना जाहिर करते हुए, किसी भी तरह की कोई जल्दबाजी नहीं करते हुए अपनी पोजीशन मेंटेन रखी। उनको वहाँ पे कंटेन करके रखा और उनकी जहाँ पे वो छुपे हुए थे वहाँ से हिलने का मौका ही नहीं दिया। इसी दौरान सुबह होते ही हमारा दूसरा जो एक मेजर हमारा काम था वो सिविलियंस को इवैक्यूएट करना था, जो कि हमने J&K पुलिस की मदद से हमने सिविलियंस को एक एक करके इवैक्यूएट करना शुरू किया। ये इवैक्यूएशन ऑफ सिविलियंस एक बहुत ही गंभीर टास्क होता है, क्योंकि इसके दौरान किसी भी तरह का फायर फाइट खुलना या किसी भी तरह की उनकी भागने की हरकत होना, उसमें कोलैटरल डैमेज के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन हमने J&K पुलिस की मदद से बिल्कुल सीक्रेटली या बिल्कुल प्लानिंग के तहत ही एक एक करके हमने सिविलियंस को इवैक्यूएट कर दिया। एक बार जब सारे सिविलियंस उन घरों से इवैक्यूएट हो गए थे तो उसके बाद 3 से 4 घंटे की फायर फाइट चली। जो दोनों आतंकवादी थे वो भी बहुत ट्रेंड थे, उन्होंने भी पोजीशन चेंज करते करते अपनी कभी घर की आड़ लेते हुए कभी जंगल की आड़ लेते हुए कॉन्टिन्यूस फायर जारी रखा। तो 2 से 2.5 घंटे की फायर फाइट होने के बाद हम उनको न्यूट्रलाइज कर पाए। जब उनमें से अलग अलग जगह उन्होंने भागने की कोशिश की तो हमने क्लोज रेंज से AK-47 और MGL से एक्यूरेट फायर उन पे डाला, जिसके चलते हम उन दोनों को न्यूट्रलाइज कर पाए। वाओ लेकिन ये हमने जितने आसानी से सुन लिया सर, ये उतना ही मुश्किल रहा होगा। ये टोटल कितने घंटे की फाइट चली है? मैम ये टोटल ऑलमोस्ट 16 घंटे का ऑपरेशन था फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश। अभी 16 घंटे में सबसे क्रिटिकल पीरियड होता है वेटिंग पीरियड, जो रात का था। जो रात का होता है, क्योंकि वो एक बहुत ही अनएक्सपेक्टेड टाइम होता है। आपको उस टाइम पे हर एक कंटिजेंसी या हर एक ऐसी सिचुएशन के लिए रेडी रहना पड़ता है जो आपके सामने खड़ी हो जाए। क्या वो फायर करके भागने की कोशिश करे, क्या वो सिविलियन की आड़ में भागने की कोशिश करे, या वो किसी तरीके से उसको कोई ऐसी जगह मिल जाए जहां से वो भागने में सक्षम हो। तो इन सब कंटिजेंसीज को फेस करना पूरी रात, और मतलब आप कह सकते हैं कि हर एक 15 से 20 मिनट में सिचुएशन चेंज होती रहती है। आपका जो माइंड है वो बिल्कुल उस तरह से आपको अपने आप को ट्रेन रखना पड़ता है कि मैं इस सिचुएशन में क्या रिएक्शन होगा, किस तरह से मैं अपने ट्रूप्स को ऑर्डर करूंगा, किस तरह को उनको मूव करूंगा। तो जब इन सब चीज़ों का हम ध्यान रखते हैं उसके एक ऑपरेशन के चलते हुए, तो यहाँ पे एक तो सबसे पहले ट्रेनिंग सबसे इम्पॉर्टेंट। अगर आपकी QRT अच्छे से ट्रेंड है और उनको ट्रस्ट है अपने लीडर पे, तो ये काम बहुत आसानी से हो जाता है। मेरे लिए इस ऑपरेशन की सबसे बड़ी अचीवमेंट जो मैं बोलूँगा ये रही है कि जो मेरे ट्रुप्स थे, जो मेरी छोटी पार्टी एक QRT थी, उन्होंने जो मेरे पे ट्रस्ट किया कि इतने छोटे से टाइम पे बिना डेलिब्रेट प्लान के, जबकि उनको पता था कि इंफॉर्मेशन भी पक्की है, बिना कुछ सोचे समझे उन्होंने मेरे ऑर्डर्स को ट्रस्ट करते हुए 10 मिनट में एक इनिशियल कॉर्डन सेटअप कर दिया, जिसके चलते
हम इन दोनों आतंकवादियों को अपने कॉर्डन में फंसा सकें। तो मतलब ये वो ऑपरेशन हुआ सर जिसमें हमारे सिविलियन को कोई नुकसान नहीं हुआ, हमारे फौजी भाई सारे सुरक्षित थे और दोनों आतंकी दुश्मन मारे गए। बिल्कुल मैम, इस ऑपरेशन की एक हाईलाइट है। हमारे किसी भी सिविलियन या किसी भी आवाम में किसी को कोई चोट तक नहीं आई। हमारे सारे फौजी भाई, जितने मेरे ट्रूप्स, क्यूआरटीज, सब सेफ। हम इस ऑपरेशन को अंजाम दे पाए और 14 घंटे के ऑपरेशन के बाद सभी सुरक्षित अपने अपने कंपनी की तरफ जा पाए। और इसी के बाद फिर आपको सेना मेडल से नवाजा गया। हाँ जी मैम, ये भी एक बहुत ही प्राउड मोमेंट है मेरे लिए पर्सनली। उसके अलावा यहाँ पे मैं अपनी बटालियन को भी शुक्रिया करना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे ऑपरेशन को लीड करने का मौका दिया। क्योंकि एज ए मिशन लीडर जब आप एक ऑपरेशन में होते हैं तो बहुत सी चीज़ें हैं एक साथ जो आपके दिमाग में चल रही होती हैं। एंड इस वाले ऑपरेशन की जैसे मैंने आपको 2-3 पेक्युलैरिटीज़, जो खास बातें मैंने आपको बताई, जैसे कि उनका पहाड़ी से उतरना, उनको लिमिटेड टाइम में फंसाना, प्लस फायर फाइट के दौरान क्योंकि वो पोजीशन चेंज कर करके फायर कर रहे थे और हमारे ट्रूप्स का ज़्यादा डिस्टेंस होता नहीं है। जो कॉर्डन होता है, जो टारगेट हाउस जहाँ पे वो छुपे हुए थे, वहाँ से 50 से 60 मीटर की दूरी पे ही हमारे ट्रूप्स डिप्लॉयड होते हैं। तो किसी का भी कोई भी रॉन्ग मूवमेंट या कोई रॉन्ग एक्शन बहुत ही घातक सिद्ध हो सकता है। तो इन सब चीज़ों को बिल्कुल साथ में लेके समझते हुए दुश्मन को न्यूट्रलाइज भी करना, तो ये एक अपने आप में एक काफ़ी बड़ा चैलेंज रहता है हर एक ऑपरेशन में। और पानीपुरा ऑपरेशन की खासियत यही रही है कि सक्सेसफुल एलिमिनेशन भी आपने दोनों दुश्मन की कर दी और अपने किसी भी जवान को कोई चोट नहीं आने दी। ये है हमारी भारतीय सेना, ये है हमारे फौजी भाई। मैं चाहती हूँ आप जितने लोग भी इस समय सुन रहे हैं सर को, वो कमेंट सेक्शन में आके अभी फटाफट से जय हिंद लिखिए और सर के लिए एक लाइक फटाफट से आप लोग कीजिए। सर मैं आगे बढ़ूं, आपके दूसरे ऑपरेशन के ऊपर भी हम जरूर चर्चा करेंगे क्योंकि वो भी नॉर्थ कश्मीर में ही हुआ, जहाँ पे मेरे बडी पेयर्स डिप्लॉय होते हैं। मुझे इस चीज़ का ध्यान रखना था तो कि किसी भी तरह का कोलैटरल डैमेज ना हो। इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए जितने भी घर कॉर्डन के अंदर थे, तो इसका डिसीजन लिया गया था कि ये सब खाली करवाए जाएंगे, ताकि अगर वो किसी घर में छुपने की कोशिश भी करें तो किसी सिविलियन को किसी भी तरह की कोई इंजरी या कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। बहुत शानदार सर। मैं इसलिए बार बार कह रही हूँ कि हैट्स ऑफ टू यू ऑल। और ये सारा शुक्रिया मेरी तरफ से भी, हर हिंदुस्तानी की तरफ से, मेरे हर भाई बहन की तरफ से, क्योंकि मौका मुझे मिला है आपके सामने बैठने का, इसलिए सामने से मैं आपको धन्यवाद दे रही हूँ सर। लेकिन ये आप यकीन मानिए, आवाज़ मेरी है लेकिन हम 150 करोड़ भारतीय आपको धन्यवाद दे रहे हैं, जाति धर्म पंथ से ऊपर उठ के। और न सिर्फ इस ऑपरेशन के लिए, पूरी भारतीय फौज के लिए, हर रोज के लिए, 24/7 जो आप चौकन्ने रहते हैं, उसके लिए हमारी तरफ से बहुत धन्यवाद आपको सर। थैंक यू सो मच मैम। बट इसमें ये हमारे लिए भी एक बहुत ही एक प्राइड का एक मोमेंट है कि हमें इस इंस्टीट्यूशन इंडियन आर्मी में सर्व करने का मौका मिला। और मैं अपने आप को और खुशकिस्मत मानूंगा कि मुझे एक एक्टिव एरिया में सर्व करने का मौका मिला, कि मैं अपने ट्रूप्स के साथ, अपनी क्यूआरटीज के साथ बिल्कुल बेधड़क होके ऑपरेशंस को अंजाम दे पाया। अब मैं चाहती हूँ हमारा जो दूसरा ऑपरेशन रहा है, हम उसके ऊपर भी चर्चा कर लें। सर सारी जिंदगी मैं बताऊँ, मीडिया में रह के मैंने जैसे ही हमें सुबह सुबह खबर मिलती थी कि कोई ऑपरेशन शुरू हुआ है, तो रिपोर्टर्स से ये पूछा है कि ज़रा इलाके के बारे में बताओ, कितने आतंकी हैं, क्या खबर मिल रही है। तब भी मैं नहीं जानती थी कि मेरा सौभाग्य ऐसा होगा कि किसी दिन मैं उन ऑफिसर के सामने बैठ करके उनसे समझ पाऊंगी कि लाइव तब क्या हुआ था। और ये बहुत कम पत्रकार ऐसे होते हैं जिन्हें ये मौका मिलता है, और इसीलिए आज जब वो मौका मुझे मिला है तो मैं फर्स्ट हैंड जानकारी लेने की पूरी कोशिश कर रही हूँ सर। और आपका जो इसके पहले का ऑपरेशन रहा है सोपोर वाला, राइट? हाँ जी मैम, सोपोर वाला जो ऑपरेशन अप्रैल में हुआ था 2024 में, वो
मेरे लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑपरेशन रहा है, क्योंकि वो एक फर्स्ट ऑपरेशन रहा है जिसका मैं हिस्सा था। और जो हमने सिखलाई उस ऑपरेशन में सीखी, हाँ, एज ए बटालियन, उन सारी सिखलाइयों का इस्तेमाल करके हम अगले ऑपरेशन को और एफिशिएंटली अंजाम दे पाए। जब अप्रैल वाला ऑपरेशन हुआ था, सोपोर के एक छोटा सा गांव है नौपुरा, वहाँ पे हुआ था। वो ऑपरेशन भी ऑलमोस्ट 16 से 17 घंटे चला था, जो कि एक भरी आबादी वाले गांव में हुआ था, जिसमें काफ़ी भारी मात्रा में फायर फाइटिंग हुई थी। तो एक ऑपरेशन में आप जब इसका पार्ट होते हैं तो बहुत सारी ऑन द स्पॉट सिचुएशंस आपके सामने अराइज होती हैं। सिर्फ मेरे लिए ही नहीं, बल्कि हर एक जवान के लिए भी जो ऑपरेशन का हिस्सा है। तो उन सब सिचुएशंस को कैसे वो एट द मोमेंट काउंटर करता है, यही हर एक जवान की बहादुरी है, यही हर एक बटालियन के लिए गर्व की बात है। जितने अच्छे से जवान ट्रेंड हैं, जितने अच्छे से ऑफिसर्स डिसीजन मेकिंग कर पा रहे हैं ऑपरेशन के चलते, इसमें ये बताना चाहूँगा कि सक्सेस के चांसेस उतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि राष्ट्रीय राइफल्स की खासियत यही रही है कि पूरे कश्मीर में ये कहा जाता है कि अगर 22 आरआर के कॉर्डन में कोई मिलिटेंट फंस गया है तो उसका भागने का चांस बहुत मुश्किल है। लेकिन आज आप फंस गए हैं मेरे जाल में, और इसीलिए मैं जब तक सारे सवाल मेरे वो जो पत्रकार वाले हैं वो पूछ नहीं लेती हूँ, तब तक मैं आज नहीं जाने देने वाली हूँ। तो अब आप मुझे बताएं, सोपोर में ये जो अप्रैल वाला आपका ऑपरेशन था, क्योंकि हमने अभी जो ऑपरेशन आपसे समझा है पानीपोरा वाला, ये 2 दिन आपका चला। सोपोर में क्या हुआ था? 2 आतंकी वहाँ भी आप लोगों ने मार गिराया था। वो इलाका कैसा था? क्या वहाँ पे भी वो सिविलियन की आड़ लेने की कोशिश कर रहे थे? क्या हुआ था उस दिन, बताएं। मैम, वो थोड़ा सा डिफरेंट था, ऑल्दो टाइमलाइन बिल्कुल सेम ही थी। वो भी हमें जो इन्फॉर्मेशन मिली थी शाम के टाइम पे ही मिली थी, और जो कॉर्डन हुआ और फायर फाइट की आगे कार्रवाई हुई थी वो सारी रात को ही हुई थी। तो पूरी रात वो ऑपरेशन चला। उसमें हमें ज़्यादा जो हमारे लिए क्रिटिकल चीज़ ये थी कि वो जो इलाका था वो बिल्कुल ही घनी आबादी वाला इलाका, जिसके सेंटर में वो छुपे हुए थे। और उन्होंने रात में कम से कम 3 से 4 बार कॉर्डन तोड़ने की कोशिश की थी, जिसमें भारी मात्रा में फायर फाइटिंग हुई थी। तो पूरी रात उनको कंटेन रखना, उसके अलावा सिविलियंस की सिक्योरिटी इंश्योर करना, ये सब एक उसमें बहुत ही डिफिकल्ट चैलेंज था उस ऑपरेशन में। लेकिन उसमें जितने भी ट्रूप्स, जितने भी ऑफिसर, जो भी उसमें हम शामिल थे, उसमें हमें यही सब सीखने को मिला, किस तरह से हम अपनी फायर कंट्रोल कर सकते हैं और किस तरह से हम अपना मतलब कॉर्डन में एक बेहतर कोऑर्डिनेशन के साथ ऑपरेशन को अंजाम देके बिल्कुल क्लीन ऑपरेशन, जिसमें कि हमारे किसी भी जवान को कोई नुकसान ना पहुंचे और हम दुश्मन को न्यूट्रलाइज कर पाए। तो वो हमें एक तरह से प्रैक्टिकल जिसको बोलते हैं, क्योंकि ट्रेनिंग में हमें बहुत सी चीज़ें सिखाई जाती हैं और ट्रेनिंग एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है इंडियन आर्मी में। राइट। अब 13 साल से, अब मैं 13 साल पहले कमीशन हुआ था, बट इन 13 सालों में मैं ट्रेनिंग से काफ़ी बार गुजरा हूँ और ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस रही है। हर साल हर जगह पे ट्रेनिंग कॉन्टिन्यूस रहती है। हाँ। बट एक बार आप उस एक्सपीरियंस, जब आप प्रैक्टिकली उसको फेस करते हैं, वो एक थोड़ी सी डिफरेंट सिचुएशन हो जाती है, बट आप उससे आपको एक्सपीरियंस गेन हो जाता है। और जब आप एक बार उस एक्सपीरियंस को गेन कर लेते हैं तो आप कोशिश यही करते हैं कि आप उसी एक्सपीरियंस को एम्प्लॉय करें अपने अगले ऑपरेशन के लिए। और मैं बहुत ही खुशकिस्मत हूँ कि मुझे इस एक्सपीरियंस को एम्प्लॉय करने का मौका मिला और मुझे अपॉर्चुनिटी मिली कि नवंबर के महीने में एक दूसरा ऑपरेशन हो गया, जिसमें हमने सक्सेसफुली, जो कि ऑपरेशन पानीपुरा ही है जिसके बारे में हमने डिस्कस किया, जिसमें हमने बिल्कुल सेफ्टी से, बिना किसी कैजुअलिटी के, हम दुश्मन को न्यूट्रलाइज कर पाए।
एक चीज़ तो मैं जानती हूँ सर, क्योंकि जिस समय आपका ये पानीपोरा वाला ऑपरेशन हुआ उस समय बहुत सी आतंकी गतिविधियां कश्मीर में ऑलरेडी चल रही थी। मैंने कुछ डेटा निकाला है सर, मैं चाहती हूँ कि मैं अपने व्यूवर्स को भी बताऊं। ठीक उसी समय नॉर्थ कश्मीर में लगातार एक के बाद एक एनकाउंटर हो रहे थे। कुपवाड़ा में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच में मुठभेड़ हुई। उसके बाद बांदीपोरा में एक आतंकी मारा गया। श्रीनगर ग्रेनेड अटैक होता है जिसमें 12 लोग घायल हो जाते हैं। उसके बाद अनंतनाग में एनकाउंटर हुआ, 2 आतंकी मारे गए। ये सारा 1-2 महीने के भीतर भीतर हुआ। मतलब मैं अगर ऐसे बताऊं तो अगस्त सितंबर अक्टूबर के बीच की ही ये सारी घटनाएं हैं। अखनूर में एनकाउंटर हुआ, वहां 3 आतंकी मारे गए। इसके बाद आप लोगों को अगर याद होगा, खबर आपने सुनी थी, गांदरबल में अटैक हुआ था जहां पर 6 मजदूर मारे गए थे, एक डॉक्टर मारे गए थे, हमारे आम नागरिक मारे गए थे। और वो इसलिए क्योंकि कश्मीर में लगातार हम विकास की जो परियोजनाएं हैं उन्हें आगे बढ़ा रहे हैं और शायद उनसे जो आतंकी हैं वो घबराए हुए थे। तो ये लगातार सारे जो आतंकी गतिविधि हैं ठीक उसी समय हमने कश्मीर में देखा चल रही थी। अब जैसा आपने मुझे सोपोर का बताया कि आपके लिए तो वो एक तरह से एक्सरसाइज की तरह हो गया, ये ठीक बात है, आप हर चीज को बड़ा पॉजिटिवली ले रहे हैं सर। मुझे आप ये बताएं कि यहाँ आतंकी छुपे, ये कैसे मालूम चला था? मैम, जैसा कि आपने बताया कि इस टाइम पीरियड के, ये स्पेशली 2 से 3 महीने के जो टाइम पीरियड था, ये काफ़ी क्रिटिकल था इन टर्म्स की काफ़ी ज़्यादा आतंकी गतिविधियां बढ़ चुकी थी। गांदरबल में एक मेजर अटैक हुआ था, उसके अलावा काफ़ी अलग अलग जगहों पे अटैक्स या फिर आतंकी न्यूट्रलाइज हो रहे थे। हमें अपने, जैसा कि मैंने पहले भी हाईलाइट किया था, एक ह्यूमन जो हमारा नेटवर्क हमारी बटालियन का बहुत स्ट्रॉन्ग रहा है। हम उसी में अपने आप को इनपुट डेवलप करते करते हम इस नतीजे पे पहुंचे थे कि इस एरिया में जनरली जो जैसा कि मैंने एक मैप की मदद से एक रिज के बारे में बताया था, जो पहाड़ी इलाका जंगल में, जो लोलाब वैली के नाम से भी फेमस है, लोलाब फॉरेस्ट, उस एरिया में भी काफ़ी गतिविधियों की हमें खबर आती रह रही थी। बट अभी कश्मीर में सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि आपको खबर आती रहेगी, लेकिन जब तक आप उस खबर को पिन पॉइंट करके एक्शनेबल नहीं कर देते तो उस खबर का कोई रिजल्ट नहीं निकलता। तो इसके लिए एक बहुत ही डेडिकेटेड ट्रैकिंग और उसके साथ बिल्कुल इमैकुलेट प्लानिंग की ज़रूरत पड़ेगी, ताकि आप ऐसे एक ऑपरेशन को अंजाम दे पाएं जो कि टाइम स्पेसिफिक है, कि आपके पास बिल्कुल लिमिटेड टाइम है, लेकिन आपने उसी लिमिटेड टाइम में आप मिलिटेंट को फंसा पाओ और उसके बाद सेफली उनको न्यूट्रलाइज कर पाओ। तो ये जब सारी गतिविधियां चल रही थी तो हमें भी बीच बीच में इनपुट डेवलप हो रही थी कि कुछ एरियाज हैं आसपास के जहाँ पे मूवमेंट हो रही है, और रेगुलर कई बार रैंडम लोगों को साइटिंग भी हो रही थी। तो जब इतनी ज़्यादा मूवमेंट और साइटिंग्स होने लगती हैं तो आपको एक फेयर आइडिया हो जाता है वहाँ पे रह के कि शायद इस एरिया में कुछ कंफर्म मूवमेंट हो या कुछ आतंकियों के छुपने की संभावना हो सकती है। तो इसी सिचुएशन का हम यूज़ करते हुए कॉन्टिन्यूस ट्रैकिंग, अपना इनपुट जनरेशन, उसी हिसाब से हम आगे की जो भी कार्रवाई होती है उसको अंजाम देते हैं। तो यहाँ पे आपने सोपोर में जब आपको पता चला कि आतंकी छुपे हुए हैं, तो वहाँ पे भी ऐसे ही था कि वो कुछ लेने के लिए पहुंचे हुए थे, खाना वाना लेने पहुंचे थे? मैम, इस ऑपरेशन स्पेसिफिक जो जिसकी हमने बात की थी ऑपरेशन पानीपुरा के टाइम पे, ये जो गांव है बिल्कुल पहाड़ी से एकदम से बिल्कुल पहाड़ी के फ्रिंज पे है। तो ऐसे ही गाँव का वो जनरली यूज़ करते थे। जंगल से उतर के फटाफट से 5 या 10 मिनट का टाइम होता है, खाना कलेक्ट किया और निकल गए। तो यही एक अपॉर्चुनिटी, एक फ्लीटिंग अपॉर्चुनिटी जो मेरे को मिली थी, जिसका मैंने एनालाइज करके एक तरह से बिल्कुल कम टाइम में कॉर्डन लगाने की कार्रवाई और उसके बाद एक सक्सेसफुल ऑपरेशन को अंजाम देने की कार्रवाई। तो सर, हम अगर आपकी कुछ और पोस्टिंग की बात करना चाहें तो मुझे पहले तो बताइए, ये कश्मीर का तो हमें मालूम चल गया, नॉर्थ कश्मीर वाला, इसके अलावा आपकी और कहाँ पोस्टिंग हो चुकी है? सारी पोस्टिंग बताइए मुझे। मैम, मैं 2012 में 8 लाइट कैवलरी में कमीशन हुआ था। मेरी फर्स्ट पोस्टिंग अमृतसर रही है।
उसके अलावा मैंने राजस्थान में एक्सटेंसिवली सर्व किया है। 2017 में मुझे मौका मिला था, मैं सियाचिन ग्लेशियर में 1 साल के लिए पोस्टेड था। और उसके अलावा मैंने एक इंस्ट्रक्टर टेन्योर इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में भी काटा है, जहाँ पे मैं जेंटलमैन कैडेट्स को ट्रेन करता था 2 साल के लिए। ओके तो सियाचिन का तो जीवन बड़ा कठिन होता है, हम तो ऐसे ही सुनते हैं, वहाँ का तो वेदर ही इतना अगेंस्ट है। क्या अनुभव था सियाचिन का? मैम, सियाचिन एक बहुत ही चैलेंजिंग पोस्टिंग थी। उसके अलावा एक बहुत ही लर्निंग एक्सपीरियंस भी मैं बोलूँगा। वहाँ पे आपको हार्श वेदर जो हम इनकाउंटर करते हैं ऑन ए डेली बेसिस, उसके अलावा भी आप किस तरह से आप अपने आप को, अपने ट्रूप्स को और अपनी पूरी कंपनी को मोटिवेट रखते हैं डेली बेसिस पे, तो वो एक डिफरेंट चैलेंज रहा। बट अगेन लर्निंग के आप अगर उससे देखेंगे, लिहाजे से देखेंगे, तो एक बहुत ही अच्छी लर्निंग सियाचिन में मिलती है। तो वेदर का है, कहते हैं सारे कि बहुत ही हार्श वेदर कंडीशंस हैं, और हैं भी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर आप अच्छे से मोटिवेटेड हैं और अगर आपने सिखलाए हुए तरीके से सिखलाई हुई ड्रिल्स को फॉलो करते हैं, तो टाइम का पता ही नहीं चलता। थोड़ा हमें बताइए ना सर, कैसे आप मोटिवेट रखते हैं, क्योंकि अभी आपने ही कहा कि ये भी बड़ा चैलेंजिंग होता है कि अपने पूरे ट्रूप को कैसे मोटिवेटेड रखा जाए, तो कैसे करते हैं आप लोग? मैम, 2008 में मैं इंडिया ज्वाइन किया था मैम। उसके बाद से मोटिवेशन की कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी है, क्योंकि ये सिखलाई में ही हमें सिखाया गया है कि एक बार अगर आप इस यूनिफॉर्म आपने पहन ली है, तो आपको मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। ये आपकी ड्यूटी है टूवर्ड्स दिस यूनिफॉर्म, टूवर्ड्स आपकी रेजिमेंट के लिए, आपके ट्रूप्स के लिए, कि आपको लीड करना है बाय एग्जाम्पल। तो चाहे वो सियाचिन हो, चाहे वो राष्ट्रीय राइफल्स हो, चाहे वो ऑपरेशन हो, आपको लीड करना ही, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो आप ये एक बहुत ही प्राउड मोमेंट है हमारे तमाम जवानों के लिए, तमाम ऑफिसर्स के लिए, कि उनको मौका मिलता है किसी भी हार्श टेरेन में या हार्श सिचुएशन में अपने ट्रूप्स को लीड करना या अपने मेन को लीड करना। और आप अगर मेरे से पूछेंगे तो ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ को हम लुक फॉरवर्ड करते हैं कि किस चैलेंजिंग सिचुएशन में हमें मौका मिले, ताकि हम उसी चैलेंजिंग सिचुएशन में अच्छे से अपनी ट्रेनिंग का और अपनी कैपेबिलिटीज़ को दर्शा पाएँ। मैं ये भी जानना चाहती हूँ सर, आपके जो दोनों ऑपरेशन कश्मीर वाले ये रहे हैं, चाहे सोपोर का हो या पानीपुरा का हो, ये दोनों जॉइंट ऑपरेशन था। इन दोनों ही ऑपरेशंस में सीआरपीएफ भी थी, जम्मू कश्मीर भी थी, राष्ट्रीय राइफल तो थी ही। तो हम जब जॉइंट ऑपरेशन देखते हैं तो उसमें कैसे आप लोग काम करते हैं, किस तरह से कम्युनिकेट कर पाते हैं, और क्या चैलेंजेस आपके राष्ट्रीय राइफल के अलग होते हैं क्या सीआरपीएफ से और जम्मू कश्मीर पुलिस से? मैम, कश्मीर में जो भी ऑपरेशंस होते हैं, ये हमेशा से जॉइंट ऑपरेशंस ही रहे हैं। जम्मू एंड कश्मीर पुलिस, जैसे कि आप जानते हैं, वहाँ के ही रहने वाले जो उनके सोल्जर्स होते हैं, तो उनका कनेक्ट उनकी आवाम से, उनका मैं बोलूँगा इनपुट निकालने का जो कैपेबिलिटीज़ रहती हैं, वो हम बहुत ही एक कोऑर्डिनेटेड मैनर में हम उनके साथ मिलके ही ऑपरेशंस को अंजाम दे पाते हैं। तो और इसी दौरान सीआरपीएफ का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। हर कॉर्डन में सीआरपीएफ कॉर्डन का हिस्सा रहती है, और जितने भी राष्ट्रीय राइफल का कॉर्डन होती है उसको रेनफोर्स करती है। मैंने सीआरपीएफ के साथ एक शो किया है श्रीनगर में ही, तो उनको बड़ा करीब से जानने का मुझे मौका मिला उस शो के दरमियान, तब मैं न्यूज़ चैनल में थी। लेकिन मैं राष्ट्रीय राइफल को समझना चाहती हूँ और क़रीब से। मुझे लगता है, क्योंकि आपने भी बताया कि जो तो एक बार अगर फेर में आ गया, फंस गया राष्ट्रीय राइफल के, तो फिर उसका बचना मुश्किल है। क्या वो वजह है, मैं ये समझना चाहती हूँ कि राष्ट्रीय राइफल के नाम से हर कोई थर्राता है, सब कांपते हैं, क्या है राष्ट्रीय राइफल में ऐसा? मैम, ये राष्ट्रीय राइफल बना ही इसलिए है
एक बार जो टास्क मिल गया और एक बार जो घेरे में आ गया, वो उसका बचना बहुत मुश्किल है। इनकी ट्रेनिंग, इनकी आइडेंटिटी, इनका काम करने का तरीका और इनका ऑपरेशंस में इनकी ड्रिल्स, उसके अलावा इनकी जब तक ऑपरेशन ख़त्म नहीं हो जाता तब तक इनकी पूरी कार्रवाई देखने लायक है। इतना कोऑर्डिनेटेड, इतना जज्बा, इतना जोश से भरे हुए ट्रुप्स और इतने मोटिवेटेड जो ट्रुप्स, वो आपको मतलब देखने लायक है। आप अगर आपको कभी मौका मिले इनसे मिलने का, आप खुद रियलाइज करेंगे कि जो इनका जज्बा है वो बिल्कुल अलग है। सर, मैं ये भी समझना चाहती हूँ कि जो आतंकी कश्मीर में अभी फिलहाल घुस रहे हैं, क्या वो हाईली इक्विप्ड हैं और क्या पूरी तरह से ट्रेंड आतंकी पहुंच रहे हैं कश्मीर में? मैम बिल्कुल। अभी जैसा कि आपको मैंने 2 ऑपरेशंस के बारे में बताया है, ऑपरेशन पानीपुरा और ऑपरेशन नौपुरा, इन दोनों में जो हमारा भी एक्सपीरियंस रहा है, ये जो आतंकवादी आते हैं ये बहुत वेल ट्रेंड हैं। उसके अलावा इनके पास वेल इक्विप्ड जो लेटेस्ट हथियार हैं, इंक्लूडिंग M4 तक ये साथ में कैरी करते हैं, जो कि एक आधुनिक हथियार है। प्लस इनके पास पूरा एमिनिशन, पूरे वेल किटेड, सर्दियों के हिसाब से स्लीपिंग बैग्स, और जो इनका रहने की और रिक्वायरमेंट्स होती हैं ये साथ में कैरी करके चलते हैं। तो ये कहना आपका बिल्कुल सही है कि ये बहुत ही वेल इक्विप्ड आते हैं जब ये हमारे एरिया में ऑपरेट करते हैं। आप क्या कभी उन इरादों को भांपने की कोशिश करते हैं कि आतंकी अगर इस ओर आता है तो वो किस इरादे से आता है? मैम जनरली जो अभी तक हमारा एक्सपीरियंस रहा है और आपने जितने भी इवेंट्स देखे होंगे पिछले चंद एक सालों में, जब भी ज़्यादा आतंकी गतिविधियां बढ़ी हैं तो इनका जो एम एक तरह से रैंडमली कुछ एरियाज़ में अटैक करना, जो कश्मीर में अभी विकास की जो एक तरह से बोलूँगा प्रोसेस चल रही है, उसमें ये विघ्न डालने का एक तरीका है। क्योंकि अभी यहाँ पे बताना ज़रूरी है कि कश्मीर की आवाम 370 की जो एबोरोगेशन हुई है उसके बाद से बदल चुकी है। अभी कश्मीर विकास की तरफ बढ़ रहा है। इसी विकास को रोकने के लिए या इसी में विघ्न डालने के लिए ये जो आतंकी हैं ये इन्हीं इरादों से आते हैं। एक कहीं पे कोई घटना कर दी किसी, जिससे से ये कुछ ऐसा इवेंट जो अनफोल्ड हो जाता है जिससे जो ये विकास की प्रोसेस है ये स्लो हो जाती है या थोड़े टाइम के लिए रुक जाती है। लेकिन यहाँ पे ये भी बताना ज़रूरी है कि हमारी जो आर्म्ड फोर्सेस हैं कश्मीर में स्पेशली बहुत ही अच्छे से इक्विप्ड हैं, बहुत ही अच्छे से ट्रेंड हैं, बहुत ही अच्छे से उनको क्लैरिटी है कि जब जब मौका मिला, जब जब आतंकी का सामना हो तो उनका बचने का चांस बहुत कम रहता है। और हर बार वो हम देखते भी हैं सर। मैम वो हमारे देश की खुशकिस्मती, हम सब की एक बहुत ही, हम आपको लकी मानना चाहिए कि हम इस देश का हिस्सा हैं कि हमें इतनी बहादुर और मोटिवेटेड आर्म फोर्सेस मिली हैं जो कि 24 घंटे तैयार रहती हैं किसी भी टास्क को अंजाम देने के लिए। ठीक बात। और आप सर से अगर कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है। आप जो भी कहना चाहते हैं, आप ग्रैटिट्यूड शो करना चाहते हैं या दिल में कुछ भी इस समय आ रहा है तो आप प्लीज कमेंट करके बताइए। हम सर तक वो कमेंट आपका जरूर पहुंचाएंगे। न सिर्फ मेरी सर, बाकी लोगों की भावनाएं भी आप तक पहुंचनी चाहिए और इसीलिए मैं अपने व्यूवर्स को ये रिक्वेस्ट कर रही हूं कि सर से आप कुछ भी कहना चाहते हैं प्लीज कमेंट करके आप बताइए। यह हमारी टीम की मैं कहूंगी कि न सिर्फ कोशिश रहेगी बल्कि वचन है हमारा आपसे कि आपके कमेंट को हम सर तक जरूर पहुंचाएंगे। जब आपको मालूम चला सर कि सेना मेडल आपको मिलने वाला है तो कैसा लगा और सबसे पहले वो कौन से साथी थे जिनकी आपको याद आई होगी? मैम जब ये सेना मेडल गैलेंट्री अनाउंस हुआ था 15 अगस्त 2025 को, मेरे लिए एक बहुत ही फ़ख्र का मोमेंट था। मेरे लिए लाइफ में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है विदाउट अ डाउट। लेकिन इससे बड़ी अचीवमेंट जो कि मैं मानता हूँ अपने लिए,
एक सक्सेसफुल ह्यूमन ऑपरेशन को अंजाम देना, उसके साथ जो मेरे ट्रूप्स का ट्रस्ट रहा है मेरे ऊपर एज ए कंपनी कमांडर, कि वो बिना क्वेश्चन करे हुए मेरे प्लान्स के मुताबिक बिना सोचे समझे आप एक ऑपरेशन एरिया में उतर जाएं, उससे ज़्यादा सेटिस्फाइंग फीलिंग एज ए कंपनी कमांडर आपको नहीं मिल सकती। तो वो मैं अपने लिए एक ज़्यादा बड़ी अचीवमेंट मानता हूँ, मेरे ट्रूप्स का ट्रस्ट और एक सक्सेसफुल ऑपरेशन को अंजाम देना। जब मालूम चला तो फिर क्या हुआ? आंखों में आंसू आ गए खुशी के, या कैसा अनुभव था उस समय? मैम एक बहुत ही इमोशनल मोमेंट मैम, एक प्राउड होने के साथ साथ एक तरह से जो आपकी टीम वर्क था, जो 2 साल का हमने एक साथ एज ए कंपनी एक जो हमने एस्टैब्लिश किया था और जिसकी कल्मिनेशन एक सक्सेसफुल ऑपरेशन में हुई थी, तो बहुत ही इमोशनल एक मोमेंट है। मेरी पूरी क्यूआरटी जो उस ऑपरेशन का पार्ट थी, इनिशियल कॉर्डन में वो तमाम वो चुनिंदा 10 से 12 लोग, उन सब के लिए भी वो उतना ही प्राउड का मोमेंट था, उनके लिए भी एक गर्व का ही एक मोमेंट रहा वो। मुझे मौका मिला उनके साथ इस खबर को या इस अचीवमेंट को शेयर करने का, इसके लिए भी मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत मानता हूँ। मेरे क्यूआरटी एनसीओ से लेके लास्ट जवान जो मेरे साथ ऑपरेशन में खड़ा रहा, बिल्कुल निडर, जब तक ऑपरेशन ख़त्म नहीं हुआ था, तो वो ये सब वो लोग हैं जो आपकी लाइफ में एच हो चुके हैं। इन सब को आप अभी कभी अपनी मेमोरी से नहीं भूल पाएंगे, ना ही वो ऑपरेशन की रात, ना ही वो इन सब लोगों का साथ जो आपके साथ उस रात को खड़े रहे। ठीक बात। कैसे जब बाकी लोगों को पता चला तो क्या फोन आने शुरू हो गए, बधाइयों का तांता लग गया? क्या आप परेशान हो गए कि भाई किसको जवाब दूं, किससे बात करूं? क्या हुआ था? नहीं मैम, एक बहुत ही प्राउड मोमेंट थी जैसा कि मैंने आपको बताया है, बट इसके अलावा बहुत सारे मैसेजेस और बहुत सारे कॉल्स अपनों के आए और काफ़ी खुशी हुई। मेरा सबको धन्यवाद भी, मतलब मैंने सबको अपनी तरफ से धन्यवाद भी किया कि उन्होंने मेरे को अपनी अच्छी विशेस दी। बट एट द एंड ऑफ द डे, जो आपको मैं पहले ही बता रहा था, जो सेटिस्फैक्शन एक सक्सेसफुल ऑपरेशन को कल्मिनेट करने में मिलती है, आई थिंक उससे बड़ी अचीवमेंट आपके पास आपको मुश्किल है। दैट इज़ वो, जैसे आप बोलेंगे कि एक पिनेकल है कि आपने एक सक्सेसफुल ऑपरेशन को स्टार्ट से लेके फिनिश तक बिल्कुल सेफली अंजाम दिया। क्योंकि मैंने शुरू में ही बोल दिया था कि मैं रियल लाइफ हीरो के साथ बैठी हूँ, तो हम जब कभी भी हीरो का इंटरव्यू करते हैं ना सर, तो हम उससे पूछते हैं उनको क्या पसंद है, वो क्या खाते हैं, वो कैसे चलते हैं, वो कैसे बैठते हैं, है ना? क्योंकि हमें भी उससे बड़ा सीखना समझना, उनकी लाइफ जानने को मिलता है। पहले तो मुझे ये बताइए, सेना में जाना है बचपन से ही सोच लिया था क्या? मैम सेना में जाना बचपन में ही सोच लिया था। आर्मी स्कूल में मैं पढ़ा हूँ, तो मैं काफ़ी मोटिवेटेड था आर्मी ज्वाइन करने के लिए बचपन से ही। 2008 में मुझे मौका मिला नेशनल डिफेंस एकेडमी ज्वाइन करने का, एंड तब से ही फ़ौज का एक हिस्सा रहा हूँ। और इससे बेहतरीन ऑर्गेनाइजेशन आज तक कभी आई डोंट थिंक इस देश में आपको कोई मिलेगी। ठीक बात। और एक गर्व है इस ऑर्गेनाइजेशन में सर्व करने का। हर सुबह जब उठ के आप यूनिफॉर्म पहन के रेडी होते हैं, तो वो हर सुबह का एक गर्व का मोमेंट रहता है। एंड अलग अलग जगह पे आप जब आपने सर्व किया है, अलग अलग एक्सपीरियंसेस आपने लाइफ में लिए हैं, बट वो जो मोमेंट, जो आपका प्राइड है आप बीइंग एक इंडियन आर्मी का हिस्सा होने का, वो हमेशा आपके साथ रहता है। एंड यही प्राइड हमारे पेरेंट्स, हमारी फैमिली सब में झलकता है। तो जो भी इस पॉडकास्ट को सुन रहा है, इस माध्यम से मैं ये बताना चाहूँगा कि अगर आप में वो जज्बा है, तो इंडियन आर्मी से बेटर आपके लिए कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। इंडियन आर्मी से बेटर आपके लिए कोई जगह नहीं है जहाँ पे आप अपने आप को खुल के एक्सप्रेस कर सकते हैं और एक जिसको बोलते हैं सोल्जर की एक ज़िंदगी, वो आपको जीने का मौका मिलेगा।
शानदार। क्योंकि मैं बहुत से ऐसे मेरे फैमिली में बच्चों को जानती हूँ जिन्होंने इंडियन आर्मी की तैयारी की। मैं आपको बताऊँ, मेरे इन लॉज पहाड़ी हैं, उत्तराखंड से हैं, और उत्तराखंड में मुझे लगता है हर नौजवान सेना में भर्ती होना चाहता है। ये और बात है कि बहुत कोशिशों के बाद भी कुछ लोग भर्ती नहीं हो पाते हैं। मैंने अपने परिवार में ही ऐसे लोगों को देखा है, और बड़ी कोशिशों के बाद कुछ लोगों को वो मौका मिलता भी है। ऐसे लोग भी हमारे परिवार में हैं। तो मैं बहुत बेहतर इस चीज़ को समझ सकती हूँ सर। और जैसा आपने बताया, आपने तो बचपन में ही ठान लिया था कि इंडियन आर्मी में ही जाना है, और वो सपना आपका पूरा हो पाया। अब मुझे आप ये बताएं कि खाली समय में आप क्या करते हैं, शौक क्या क्या है आपके? मैम मैं एक बहुत ही जिसको बोलते हैं एविड स्पोर्ट्समैन रहा हूँ मैम। अभी मैं काफ़ी स्पोर्ट्स परस्यू करता हूँ। मैं 2015-16 में मुझे मौका मिला था, मैं आर्मी टीम को रिप्रेजेंट किया था 2 अलग अलग स्पोर्ट्स में, फुटबॉल और टेनिस दोनों में। उसके अलावा जो मेरा बाकी का टाइम जाता है वो जनरली खेल कूद में डिफरेंट जो भी स्पोर्ट्स हैं उसको फॉलो करता हूँ। तो आप अभी भी टेनिस और फुटबॉल खेल रहे हैं? हाँ जी मैम, बिल्कुल। वो हमेशा साथ ही रहेगा मैम। हाँ। फौज ने ये अपॉर्चुनिटी कंटिन्यूस फौज प्रोवाइड करती है, तो जब जब मौका मिला है फुटबॉल, टेनिस या कोई भी और भी गेम मैं कंटिन्यूस खेलता हूँ। स्कूल में भी खेलते थे? हाँ जी मैम, स्कूल में भी फुटबॉल का हिस्सा था, बट अभी फौज में आने के बाद मुझे बहुत प्राउडली मैं बोल सकता हूँ कि एटलीस्ट 9 अलग अलग स्पोर्ट्स खेलने का मौका मिला। तो ये स्पोर्ट्समैन स्पिरिट जो हम कहते हैं और आर्मी मैन स्पिरिट, ये इक्वल होती है लगभग? मैम, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट बिल्कुल एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बिल्डिंग ब्लॉक है। जो हम करेज की बात करते हैं, जो हम कॉमराडरी की बात करते हैं, वो आती ही एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के थ्रू ही है। आप कैसे उसको जनरेट करते हैं? जब आप बचपन से ही, जैसे आप एक लेफ्टिनेंट कमीशन हुए हैं, तब से आप अपने कंधे जवानों के साथ स्पोर्ट्स फील्ड पे अपना पसीना बहा रहे हैं, तो वो पसीने की आपको अहमियत का पता है। आपके जवानों को आपके बारे में बेसिकली एक तरह से बोलूँगा कॉन्फिडेंस आता है, एक ट्रस्ट बिल्डअप होता है, जो कि आपके पूरे सर्विंग कैरियर में आपका साथ देता है। इसी को मद्देनज़र रखते हुए जब हम काफ़ी रेजिमेंट का हिस्सा होते हैं, रेजिमेंट स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन्स या अलग अलग स्पोर्ट्स जो भी हमें प्लेटफॉर्म में मौका मिलता है, तो उतना ही हमें अपने ट्रूप्स के साथ घुल मिलने का मौका, उनको बेहतर समझने का, और उनके लिए भी एक अफसर को बेहतर समझने का उनके लिए भी एक अवसर होता है, जिस तरह मेरे लिए अवसर है उनको बेहतर समझने का। सर, मैं ऑनेस्टली बताऊं तो मेरे लिए तो आप हीरो हैं, और मैं दावे से कह सकती हूँ कि मेरा जो व्यूवर अभी आपको देख रहा है उसके लिए भी आप हीरो हैं। मुझे कमेंट करके बताओ ऐसा है या नहीं है। अब मैं ये जानना चाहती हूँ, आपका हीरो कौन है? मैम, सबसे पहले आपने मुझे ये हीरो का दर्जा दिया है, बट मैं यहाँ पे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो हाईलाइट करना चाहूँगा। हर जवान जो बॉर्डर पे खड़ा है, हर जवान जो ऑपरेशंस का हिस्सा है, हर जवान जो ट्रेनिंग में अपनी पूरी मेहनत कर रहा है, वो सारे हमारे लिए हीरो हैं। वो सारे इस देश के हीरो हैं, वो सारे अपने फैमिलीज़ के लिए हीरो हैं, और उन सब के लिए ये हीरो का दर्जा जाता है, क्योंकि उनके लिए और हम सब के लिए ये एक बहुत ही सैक्रिफाइस करने के बाद ही हम उस मुकाम तक पहुंच पाते हैं कि हम अपनी कंट्री को या अपने देश को उस बिल्कुल निडरता से और बिल्कुल जज्बे से हम सर्व कर पाएँ। तो आप मेरे से पूछेंगे तो मेरे लिए मेरा हर जवान जो ऑपरेशन में खड़ा है, जो एलसी पे ड्यूटी दे रहा है, और जो यूनिट में ट्रेनिंग में इक्वली पार्टिसिपेट कर रहा है, वो सब हीरो हैं। फिर तो मेरी और आपकी फीलिंग सेम हो गई सर, क्योंकि मेरे लिए भी हमारे जितने फौजी भाई हैं सब हीरो हैं, और आपके लिए भी वही हीरो हैं, आपने कहा। मैम, पूरे देश के लिए यही होना चाहिए। ठीक बात। ये हमारी इस देश के लिए भी ये एक बहुत ही गर्व का एक बोलूँगा एक गर्व का अपॉर्चुनिटी है कि इतनी स्ट्रॉन्ग मिलिट्री फोर्सेस या जितनी स्ट्रॉन्ग हमारी आर्मी है, और जितने मोटिवेटेड ट्रूप्स हमें मिले हैं, जितने हार्ड वर्किंग जवान हमारे पास हैं, तो ये एक देश के लिए भी एक बहुत ही गर्व की बात है।
ठीक बात। और मैं व्यूवर्स से भी कहना चाहूंगी कि आप टीवी पर जब ऐसी कोई देशभक्ति मूवी देखते हैं तो आप समझिए उसमें कई टेक होते हैं, हजारों रीटेक होते हैं। मेरे सामने जो सर बैठे हुए वो जब ऑपरेशन में जाते हैं तो उनके पास रीटेक का कोई ऑप्शन नहीं होता है, और इसीलिए आप जो करते हैं वो ही असल मायने में हौसले की मिसाल है, वो ही असल मायने में हम जो कहते हैं ना कि हमारा आइडल ये है, तो उसकी मिसाल है। टीवी वाला तो जो हीरो है वो पता नहीं कितनी टेक रीटेक और बॉडी डबल के साथ हमारे साथ आता है, हमारे सामने आता है। सर का कोई बॉडी डबल नहीं है। मैम रीटेक का मौका नहीं है, ये एक बहुत अच्छी बात भी है। यही आपकी ट्रेनिंग, यही हमारी ट्रेनिंग जो हमें सिखलाती है कि जब मौका मिले, जिस चीज़ के लिए हम ट्रेंड हैं, और इसमें मैम सबसे इम्पोर्टेंट ट्रेनिंग है। अगर कोई भी ऐसा बोले कि मैं आज एक जगह पे गया हूँ और आज ही मुझे ऑपरेशन का मौका मिला और मैं सक्सेसफुली कर दूँ, तो बहुत मुश्किल है। अगर और जैसे हम ऑपरेशन की बात कर रहे हैं, ऑपरेशन पानीपुरा, ये ऐसा नहीं हुआ है कि एक दिन मैं बैठा था और मैं सोच रहा था आज ऑपरेशन होगा तो हो गया है। उस एक ऑपरेशन होने के लिए मेरे कम से कम 50 बार से ज़्यादा ऐसा होगा जब क्लोज मिस हुआ होंगे कि मैं इन तक पहुंचने वाला था बट पहुंच नहीं पाया कई कारणों की वजह से। तो आपको परसिस्टेंस और अपनी पेशेंस से ही अपने आप को बिल्डअप करना पड़ता है। आपकी ट्रेनिंग कि अगर आप 20 बार एक चीज़ कर रहे हो तभी वो 21वीं बार सक्सेसफुल होगी और टाइमली सक्सेसफुल होगी। जो हम ऑपरेशन में भी हमने हाईलाइट किया है बार बार कि जल्दी कॉर्डन लगना, वो जल्दी कॉर्डन लगना ट्रेनिंग है। किसी नॉर्मल इंसान के लिए जल्दी कॉर्डन लगाना कोई आसान काम नहीं है, लेकिन अगर आपके ट्रूप्स इतने वेल ट्रेंड हैं, इतने अच्छे से कोऑर्डिनेटेड हैं, इतना उनको अपने लीडर पे ट्रस्ट है, तभी वो एक जल्दी कॉर्डन लगाने की कार्रवाई सक्सेस हो पाती है। तो इसी चीज़ को हम अगर आप देखें तो जैसा कि आपने बताया कि काफ़ी चीज़ों से बन के की कोऑर्डिनेशन या काफ़ी चीज़ों से बन के ही एक सक्सेसफुल टीम बनती है, और इंडियन आर्मी एज अ होल एक सक्सेसफुल टीम है। ठीक बात। अब मुझे ये बताएं कि आपका ये जो चाहे राजस्थान से लेके सियाचिन से लेके कश्मीर तक की जितनी भी आपकी अभी तक की पोस्टिंग है, उसमें कभी कोई ऐसा मौका आया जब हर्डल आए हो आपके सामने, टर्बुलेंस आया हो लाइफ में, ऐसा कभी हुआ क्या? बिल्कुल मैम, टर्बुलेंस लाइफ का पार्ट है, और हम ऐसे चैलेंजिंग एक जॉब में हैं जहाँ पे हम इसके लिए रेडी रहते हैं। क्योंकि जब तक हम उस टर्बुलेंस से गुजर नहीं रहे हैं तो हम अपने आप को चैलेंज नहीं कर पा रहे हैं। हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज ही वही है कि जो टर्बुलेंस जो हमारे टास्क के सामने आए, उस टर्बुलेंस को क्लियर करते हुए हम उसको एकम्प्लिश करें और सक्सेसफुली उस टास्क को कंप्लीट कर पाए। वही हमारे लिए एकम्प्लिशमेंट है कि जो टर्बुलेंस है उसको हटाना। क्या बात है। और ताकि ये टर्बुलेंस हटे और जो हमारे दुश्मन है उनकी क्रैश लैंडिंग हो पाए, इसके लिए बहुत ज़रूरी रहता है। मैं ये जानना चाहती हूँ कि अब आगे के आपके क्या सपने हैं, आगे आपने क्या सोचा है? क्योंकि जहाँ तक मैं जानती हूँ राष्ट्रीय राइफल में आना हर फौजी का शायद सपना होता है, तो ये सपना पूरा हुआ। बचपन में ही आपने सोच लिया था आर्मी में जाना है, वो सपना पूरा हो गया। अब आगे के लिए भी क्या कुछ सपने देखे हैं? मैम सपने तो नहीं कहूँगा, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि इंडियन आर्मी एक बहुत ही खूबसूरत ऑर्गेनाइजेशन है। ये आपको अलग अलग चैलेंजेस में, अलग अलग रोल्स में आपको टेस्ट करती है और आपको अपना रोल अदा करने के लिए ट्रेन करती है। तो मेरा सिर्फ इतना ही एम रहता है, जहाँ भी मेरी पोस्टिंग आए, जिस जगह पे भी मैं जो भी टास्क मुझे मिलता है, मैं उसको सक्सेसफुली एकम्प्लिश कर पाऊँ, अपने ट्रूप्स को अच्छे से ट्रेन कर पाऊँ, अपनी टीम को हमेशा मोटिवेटेड रख पाऊँ, ताकि चाहे मैं कहीं भी हूँ, इंडियन आर्मी कहीं भी मुझे पोस्ट करे, मैं हिंदुस्तान के किसी भी कोने में हूँ, जहाँ भी मुझे टास्क मिले मैं उसको सक्सेसफुली कंप्लीट करूँ। थैंक यू सो मच सर। मेरी पूरी टीम की तरफ से आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। हमारे जितने व्यूवर आपको देख रहे हैं उन सब की तरफ से भी मैं आपको शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। भविष्य में आपने जो भी प्लान किया है, जो भी सपने देखे हैं, वो सब न सिर्फ पूरे हों, उससे ज़्यादा आपको मिले, मैं ये चाहती हूँ। क्योंकि दिल से मैं ये बात कह रही हूँ,
आप हैं तो हम हैं, हमारे फौजी भाई हैं तो हिंदुस्तान है। आपके बिना भारत की, हिंदुस्तान की और हमारे इतने सुरक्षित आज और कल की हम कल्पना भी नहीं कर सकते। तो मैं तो यही चाहती हूँ, वो कहते हैं ना कि मेरी खुशियां भी तुम्हारे ऊपर न्यौछावर, तो मैं बस वही कहती हूँ सर, बहुत सारी विशेष आपको और मोर पावर टू यू। आप जो चाहे वो आप करें और ऐसे ही जो आतंकी हैं और हमारे दुश्मन हैं उन्हें मजा चखाते रहे आप। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच मैम। और हम सबको गर्व है कि हम इस देश का हिस्सा हैं और हम इंडियन आर्मी का पार्ट हैं और हम इस देश को सर्व कर सकते हैं। जय हिंद Thank you. सर।